Hello friends, welcome back. I am Vijayanath, welcoming you all to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss the second chapter of class 12, that is political and economic history, how inscriptions tells a story. राजनीतिक और आर्थिक इतिहास कैसे अभिलेख कहानियाँ कहते हैं, इतिहास के इस दूसरे अध्याय का पार्ट 3 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाउन्स एंड ट्रेड एंड इंस्क्रिप्शंस, कैसे शहरों का विकास हुआ, कैसे व्यापार का विकास हुआ और किस तरह से इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, कैसे इतिहासकार उनकी स्टडी करते हैं और इतिहासकारों को उनकी स्टडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो 600 BC से लेकर 600 CE के पीरियड के शहरों और व्यापार तथा अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की 2 वीडियो मैं पहले भी आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो पहले दी जा चुकी है। आज की इस वीडियो में हम शहरों और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। 6th सेंचुरी BC से लेकर भारत में बहुत सारे नए नए शहरी केंद्रों का विकास होना शुरू हो जाता है देश के अलग अलग भागों में। मेजॉरिटी ऑफ द टाउन्स सच एज पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार, मथुरा एक्सेट्रा वर लोकेटेड अलोंग रेवराइन और लैंड रोड्स। लेकिन जितने भी ये शहर बसे उनमें एक मुख्य जो समानता देखने को मिलती है, वो समानता ये है कि ज़्यादातर जो शहर है वो या तो किसी मुख्य व्यापारिक मार्ग या फिर किसी नदियों के आसपास के मार्ग, जो नदियों से जुड़े हुए हैं, ऐसे मार्ग पर ये शहर जो है विकसित हुए थे। जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन, पुहार या मथुरा, जितने भी ये बड़े बड़े शहर थे उस समय के, ये किसी नदी मार्ग या फिर थल मार्ग, व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए थे। और इन नगरों में के बारे में वोटिव इंस्क्रिप्शंस गिव अस एन आइडिया अबाउट टाउन्स पीपल। इन नगरों में रहने वाले लोगों के बारे में हमें वोटिव इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी जानकारी मिलती है। वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? तो वोटिव इंस्क्रिप्शंस आर the inscriptions that records the donation made to religious institution। धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का रिकॉर्ड जो अभिलेख बताते हैं उन्हें वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो इन वोटिव इंस्क्रिप्शंस के द्वारा हमें शहरों में रहने वाले लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है कि शहरों में उस समय लोग कौन लोग रहते थे और वो क्या क्या कार्य करते थे। इन द टाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यूज टू लिव, सच इज वॉशिंग फॉक, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोटर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स एंड किंग्स। तो शहरों में अनेक प्रकार के लोग जो जीविकोपार्जन करते थे, अलग अलग गतिविधियों से वो रहते थे, जिसमें कपड़े धोने वाले धोबी जो होते थे, बुनकर लोग होते थे, लेखक होते थे, कारपेंटर्स होते थे, मटके या बर्तन बनाने वाले लोग रहते थे, सुनार लोग या सोनी रहते थे, कुम्हार, लोहार लोग रहते थे, और साथ ही साथ राजकीय और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले व्यापारी और राजा लोग जो है। तो इस तरह के अनेक तरह की गतिविधियों वाले लोग इन शहरों में रहते थे, जिनकी जानकारी हमें वोटिव इंस्क्रिप्शन से मिलती है। फिर आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन गिल्ड्स और श्रेणीज। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानकारी जो इन वोटिव इंस्क्रिप्शन से मिलती है कि शहरों में रहने वाले ये विभिन्न प्रकार के जो शिल्पकार और व्यापारिक लोग थे, ये अपने अपने संगठन बनाते थे और उन संगठनों को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। तो गिल्ड्स आर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्टिजन्स एंड ट्रेडर्स। एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में भारत में व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। गिल्ड्स प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स, रेगुलेटेड प्रोडक्शंस एंड मार्केटेड द फिनिश प्रोडक्ट। ये जो गिल्ड्स होते थे ये बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे। जिस पर्टिकुलर शिल्पकार या व्यापारिक समूह के ये संगठन होते थे, वो उस समूह से रिलेटेड कच्चे माल को खरीदने का काम और फिर उस माल से वस्तु को तैयार करने संबंधित, यानी उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़, और बाद में उस फाइनल फिनिश्ड गुड को मार्केट में सेल करने के लिए उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ये ऑर्गेनाइज करती थे, ये श्रेणियाँ या गिल्ड्स। तो गिल्ड्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखती थी। ट्रेड वॉज नॉट कन्फाइंड विद इन द सब कॉन्टिनेंट। फिर उस समय का जो ट्रेड है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो ट्रेड सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था। आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी हमारा देश की बहुत सारी वस्तुएं जाती थी।
बट एक्सटेंडेड, अब कहाँ कहाँ जाती थी, एक्सटेंडेड टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो भारतीय वस्तुएं जो है अफ्रीका के पूर्वी और उत्तरी भाग तक, वेस्ट एशिया पश्चिमी एशिया के भागों में और साउथ ईस्ट एशिया के देशों से लेकर चाइना तक भारतीय वस्तुओं का व्यापार होता था। इंडिया used to export spices, fine furs, ivory, silk, cloth, medicinal plants, etc. भारत जो है, भारत से विदेशों में जाने वाली वस्तुओं में अनेक प्रकार की वस्तुएं थी, जिसमें मेनली भारत के गर्म मसाले जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। इसके अलावा हमारे देश में अनेक प्रकार के जो बहुत ही सुंदर जो है मोती होते थे वो प्रसिद्ध थे। इसके अलावा हाथी दांत का काम भारत का बहुत प्रसिद्ध था। सिल्क और कॉटन के क्लोथ्स जो है इंडिया के बहुत प्रसिद्ध थे विदेशों में, और इसके साथ ही साथ आयुर्वेदिक या मेडिसिनल हर्ब्स जो होती थी वो भी भारत से बाहर विदेशों में जाती थी। तो इन सारी वस्तुओं का व्यापार जो है भारत से बाहर होता था। इन देशों में जो मिडिल ईस्ट एशिया और वेस्ट और अफ्रीका के पार्ट में जो है इन सारी वस्तुओं का व्यापार और शहरों में रहने वाले लोगों की स्थिति के बाद अब हम देखते हैं इस पीरियड के 600 BC से लेकर 600 CE का जो पीरियड है उसमें भारत में बहुत अधिक मात्रा में सिक्के जो है इस काल के मिले हैं। तो ये जो सिक्के हैं और सिक्कों के द्वारा राजाओं और उनके जो प्रशासन और उस समय के समाज की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, तो उनके बारे में देखते हैं। कॉइन्स एंड किंग्स, और एक बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, एक नया शब्द यहाँ पर आता है, दैट इज़ न्यूमिस्मैटिक या मुद्रा शास्त्र। न्यूमिस्मैटिक या मुद्रा शास्त्र का तात्पर्य होता है सिक्कों का अध्ययन करना। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। तो ये एक नया वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब इस पीरियड में जो कॉइन्स या सिक्के जो है वो इंट्रोडक्शन उनका हुआ था, स्टार्ट वो हुए थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, पहले वस्तु विनिमय होता था, उसकी जगह पर अब कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इस पीरियड में, और कॉइन्स के इंट्रोडक्शन से ये एक्सचेंज होने लगा। सबसे पहले भारत में जो कॉइन्स आए वो कॉइन्स को पंच मार्क कॉइन्स या आहत सिक्के कहा जाता। पंच मार्क कॉइन्स का मतलब ऐसे सिक्के जिन्हें पंच करके बनाया जाता। पंच मार्क या आहत सिक्के जो है वो चांदी या तांबे के बनाए जाते थे, क्योंकि चांदी और तांबा दोनों जो है सॉफ्ट मेटल हैं। इनके ऊपर किसी भी चीज़ को जोर से प्रहार करने पर उसका जो साइन है वो इनके ऊपर आ जाता था, और ऐसे ही सिक्कों को पंच मार्क या आहत सिक्के कहा जाता है, जिसमें किसी चीज़ को जोर से पटक कर उस पर उसकी इमेज को जो है पंच किया जाता था। दैट्स वाई दे आर कोल्ड पंच मार्क कॉइन्स। तो पंच मार्क कॉइन्स भारत के सबसे पहले के सिक्के हैं, और ये सिक्के जो है चांदी और तांबे के बने हुए होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। फिर कॉइन्स वर इश्यूड बाय किंग्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स एंड टाउन्स पीपल। सिक्के जो है वो सिर्फ राजाओं द्वारा ही इशू नहीं किए जाते थे, बल्कि बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बैंकर्स और शहरों के लोग भी इन सिक्कों को इशू करते थे। तो कॉइन्स जो है वो सिर्फ राजाओं द्वारा ही बनवाए नहीं जाते थे। फिर द फर्स्ट कॉइन्स बियरिंग द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इश्यूड बाय द इंडो ग्रीक्स। फिर अगला एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में वो पहले सिक्के जिन पर किसी राजा का नाम या उसकी आकृति जो है वो छपी होती थी, ऐसे सिक्के जो है इंडो ग्रीक रूलर्स यानी हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर अपना नाम और अपनी आकृति का अंकन करवाया था। फिर दूसरा, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इश्यूड इन द सेंचुरी फर्स्ट बाय द कुशाणाज। पहली शताब्दी में भारत में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे, और गोल्ड कॉइन्स को इशू करने वाले जो थे वो कुशाणास थे। कुषाण शासकों ने ही भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन स्टार्ट किया था। तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले के सिक्के पंचमार्क कॉइन्स कहे जाते हैं। ये सिक्के जो है चांदी और तांबे के बने होते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मुद्राओं के ऊपर आकृति और नाम का अंकन कौन से शासकों द्वारा करवाया गया था, तो वो आंसर होगा इंडो ग्रीक रूलर्स या हिंद यूनानी शासकों द्वारा। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राओं का जो प्रचलन है कौन से शासकों द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा कुशाणास, ठीक है, या कुषाण शासकों द्वारा। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं कि सिक्के जो है वो हमें कौन सी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं, इन सिक्कों से हम क्या क्या जान सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो सिक्के प्रदान करते हैं कि इन सिक्कों से हमें राजाओं की जो डिवाइन किंग की थ्योरी है
उसके बारे में जानने में बहुत महत्वपूर्ण जो है आधार मिलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में ये कॉइन्स काम में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने अपने को गॉड के रूप में या गॉड जैसा दिखाने की कोशिश की है। टू प्रेजेंट देमसेल्व्स एज सुपीरियर नीड टू बी वर्शिप। राजाओं ने अपने आप को सुपीरियर, बाकी लोगों से ऊपर और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की है जिसको पूजा की जाए। और ऐसे सिक्के जो है सबसे पहले जो है कुशाणाज ने इशू किए थे, और कुशाणाज द्वारा इशू किए गए जो सिक्के हैं, ये सिक्के में उनके जो नाम है उसके साथ देवपुत्र की उपाधि भी मिलती है। कुशाणाज शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र, देवपुत्र का मतलब था सन ऑफ गॉड, देवताओं के पुत्र के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। ड्यूरिंग 4th सेंचुरी सी प्रशस्ति कंपोज टू प्रेज किंगा इन गुप्त पीरियड। फिर जो 4th सेंचुरी की बात करें, जब गुप्त साम्राज्य हमारे देश में था, गुप्त शासकों का शासन था, और गुप्त शासकों के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो प्रशस्तियां हैं, और उन प्रशस्तियों में भी राजाओं को बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। तो वहाँ पर भी जो है ये थ्योरी देखने को मिलती है कि राजा अपने आप को डिवाइन या पवित्र अवतार के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। प्रयाग प्रशस्ति रिटन बाय हरिसेना फॉर समुद्रगुप्ता इन संस्कृत। और गुप्त शासकों की सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्ति जो है प्रयाग प्रशस्ति कही जाती है, जो कि प्रयाग या इलाहाबाद में मिली थी। और ये प्रशस्ति जो है हरिसेन नाम के दरबारी कवि द्वारा लिखी गई थी, और ये जिस राजा की प्रशंसा में लिखी गई थी उसका नाम था समुद्रगुप्त का, और ये जिस भाषा में लिखी गई थी वो भाषा थी संस्कृत। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे से क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आपको ये सारी चीज़ें माइन्यूटली याद रखनी होगी। प्रयाग प्रशस्ति वॉज रिटन बाय हरिसेना फॉर समुद्रगुप्ता इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये कॉइन्स जो है और क्या क्या चीज़ें हमें डिपाइट करते हैं, हमें क्या चीज़ें बताते हैं। कॉइन्स वर ऑल्सो इश्यूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक्स। सिक्के जो हैं न सिर्फ बड़े बड़े राजाओं द्वारा ही इशू किए गए, बल्कि जो आदिवासियों के राजा हैं उनके द्वारा भी कॉइन्स इशू किए गए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कॉइन्स जो आदिवासी शासकों के मिले हैं वो पंजाब हरियाणा में पाए जाने वाली एक आदिवासी जो साम्राज्य था युद्धयास का, युद्धयास का एक रिपब्लिक था पंजाब और हरियाणा में, जो 1st सेंचुरी सी में था। उनके द्वारा इशू किए गए हजारों कॉपर कॉइन्स जो हैं वो मिले हैं। तो ट्राइबल रिपब्लिक्स के युद्धयास द्वारा इशू किए गए कॉपर कॉइन्स भी इस पीरियड में मिले हैं, यानी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ साथ छोटे छोटे और आदिवासी राजाओं द्वारा भी कॉपर कॉइन्स इशू किए गए थे। द गुप्तास ऑल्सो इशूड गोल्ड कॉइन्स। फिर भारत में गुप्त शासकों द्वारा भी गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए हैं, और गुप्त शासकों की कॉइन्स की विशेषता है उनकी शुद्धता। सबसे शुद्ध गोल्ड कॉइन्स इंडिया में अगर किसी शासकों के मिले हैं या किसी वंश के मिले हैं, वे हैं गुप्त शासकों के। सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है गुप्त शासकों द्वारा भारत में कराया गया था। फिर अगली बहुत रिमार्केबल चीज़ देखने को मिलती है कॉइन्स के बारे में कि 6th सेंचुरी के बाद के पीरियड में हमें भारत में बहुत कम स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगती, यानी 6th सेंचुरी के बाद में भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन जो है बहुत कम हो गया। तो ये स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन कम क्यों हो गया, उसके भी बहुत सारे रीजन हिस्टोरियंस ने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। हिस्टोरियंस डिवाइडेड ऑन द इश्यू। सम सजेस्टेड दैट देयर वाज एन इकोनॉमिक क्राइसिस। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि इस समय आर्थिक जो है क्षेत्र में बहुत संकुचितता आ गई थी, आर्थिक क्षेत्र में बहुत नुकसान होने लग गए थे फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और उसका रीज़न था कि इस समय रोमन एम्पायर जो है वो जो है उसका पतन हो गया था, और रोमन एम्पायर के पतन की वजह से पूरे विश्व में जो है आर्थिक एक तरह से विपन्नता या गरीबी आ चुकी थी। डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टेट्स, कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स। और इसी के साथ साथ कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इस समय लंबी दूरी का जो व्यापार पहले चलता था वो भी धीरे धीरे कम होने लग गया था, जिसकी वजह से राज्यों की जो समृद्धि थी उसमें कमी आने लगी। साथ ही साथ जो है बहुत सारे कम्युनिटीज़ थे और बहुत सारे क्षेत्र थे, वहाँ की समृद्धि में भी जो है कमी आने लग गई थी। तो उसका रीज़न था डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो दो बहुत महत्वपूर्ण कारण जो है भारत में स्वर्ण मुद्राओं की कमी के माने जाते हैं, एक तो रोमन एम्पायर का कोलैप्स होना और दूसरा जो है डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। ये दो महत्वपूर्ण कारण इस पीरियड के माने जाते हैं। फिर अदर्स आर्ग्यू दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क ऑफ ट्रेड बिगिन टू इमर्ज अराउंड दिस टाइम दो फाइंड्स ऑफ कॉइन्स आर फ्यूअर। फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस समय कुछ नए नए शहर और
व्यापार के कुछ नवीन नेटवर्क भी एस्टेब्लिश हो गए थे, जिसकी वजह से क्या है इंडिया में कॉइन्स जो है वो कम मिलते हैं। लेकिन जो है इस 6th सेंचुरी के बाद भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन जो है कम हो गया था और बहुत कम मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं 6th सेंचुरी के बाद के पीरियड की मिली हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि किस तरह से इतिहासकार और जो पुरातत्वविद होते हैं वो इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स को स्टडी करते हैं, किस तरह से वो उनके स्टडी करके जो है इतिहास का सृजन करते हैं, इतिहास के जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जेम्स प्रिंसिप नाम का जो इतिहासकार है जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी को डिसाइफर किया था, तो उसने क्या टेक्निक का यूज़ किया जिसके द्वारा उसने इन दोनों ही लिपियों का जो है पढ़ना संभव बनाया। तो उसके द्वारा जो काम किया गया था वो था जेम्स प्रिंसिप वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वॉज एबल टू डिसाइफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838। तो अशोका के पीरियड की ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इस जेम्स प्रिंसिप जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था उसने 1838 में पढ़ लिया। द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, अब किस तरह से उसने पढ़ने में उसको जो हेल्प मिली, तो उसमें ये था कि जो भारत में इंडो ग्रीक रूलर्स के जो कॉइन्स मिले हैं उन कॉइन्स के ऊपर राजाओं के जो नाम है ग्रीक और खरोष्टी दोनों ही स्क्रिप्ट में लिखे हुए मिले हैं, और दोनों ही स्क्रिप्ट में मिले हुए इन लेटर्स के बेस पर उनको कंपैरिजन करते हुए यूरोपियन स्कॉलर स्पेशली जेम्स प्रिंसिप और बाकी के जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने इन लेटर्स को कंपेयर किया जो कि ग्रीक और खरोष्टी दोनों स्क्रिप्ट में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल फॉर ए कुड बी फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम्स सच इज एपोलोडोटस। और इन्होंने उन वर्ड्स को लेटर्स को कंपेयर करते हुए जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया कि खरोष्टी से मिलते जुलते जो लेटर्स है वो ग्रीक में भी मिले हैं, तो ग्रीक के उन लेटर्स को फाइंड आउट किया, फिर उनका मीनिंग क्या हो सकता है वो फाइंड आउट किया, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, इस खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ लिया। यहाँ पर ये खरोष्टी स्क्रिप्ट के लेटर्स है जो आप देख सकते हैं कि इस तरह के लेटर्स मिले थे। तो बाय कंपेयरिंग ग्रीक विथ खरोष्टी स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंसिप वॉज एबल टू रीड दैट खरोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से खरोष्टी स्क्रिप्ट को उसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, और अब हम देखते हैं किस तरह से जो है इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई बातों से इतिहासकार जो है इतिहास का इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट द नेम ऑफ अशोका इज नॉट मेंशन इन इंस्क्रिप्शन। फिर जेम्स प्रिंसिप ने इंस्क्रिप्शंस का स्टडी करते हुए एक बहुत यूनिक चीज़ फाइंड आउट की कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, इंस्टीड द किंग इज रेफर्ड टू एज देवनाम पिया। बहुत सारे अभिलेखों में राजा के नाम के स्थान पर सिर्फ देवनाम पिया लिखा हुआ है, न कि राजा का नाम। ठीक है, और देवनाम पिया का मतलब होता है बिलवर्ड ऑफ द गॉड्स, ऐसी व्यक्ति जो गॉड या भगवान को प्रिय हो। ठीक है, तो बिलवर्ड ऑफ गॉड्स जो है वो अशोका के लिए या देवनाम पिया का जो है यूज़ किया गया है, और इसी के साथ एक दूसरा नाम यूज़ किया गया है दैट इज़ पियदसी। पियदसी मीन्स प्लीजेंट टू बीहोल्ड, जो देखने में सुंदर हो। तो ये दो नाम अशोका के लिए जो है मिले हैं इंस्क्रिप्शंस में, एक था देवनाम प्रिय और दूसरा था पियदसी। ठीक है, तो ये दो तरह के नाम मिले हैं। There were a few inscriptions which also refer to the king as Ashoka. कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जहां अशोका का नाम भी लिखा हुआ था। These inscriptions are also containing such title. लेकिन इन अशोका नाम वाले इंस्क्रिप्शन में भी ये टाइटल दिए हुए थे। तो इस तरह से कंपेयर करके इस जेम्स प्रिंसिप ने ये फाइंड आउट किया कि ये जो देवनाम पिया है या फिर जो पियदसी है ये अशोका के लिए ही यूज़ किया गया है। तो अशोका के अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में मिलने वाले उनके नामों को अलग अलग स्थानों पर उसके द्वारा कंपेयर किया गया, और कंपैरिजन के बाद वो इस चीज़ पर पहुंचा कि ये सारे अभिलेख जो है अशोका द्वारा ही लिखवाए गए थे। बाय एग्जामिनिंग द कंटेंट, स्टाइल एंड लैंग्वेज एंड पेलियोग्राफी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफिस्ट हैव कम टू द कंक्लूजन दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर। फिर एक और चीज़ जो है इतिहासकार या जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी इंस्क्रिप्शंस के ऊपर
जिस जो लिखावट होती है, उसका कंटेंट होता है, उसकी स्टाइल होती है, उसकी भाषा होती है, उन सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उनकी सिमिलरिटी के बेस पर ये फाइंड आउट करते हैं कि वो सारे इंस्क्रिप्शन शायद किसी एक ही राजा द्वारा लिखवाए गए होंगे। और भारत में जितने भी इंस्क्रिप्शन जो है, यहाँ हम देख सकते हैं मैप में कि भारत के एक बहुत बड़े भाग में अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले थे और इन सब का जो है स्टाइल है वो एक जैसा मिला है, उसका जो लिखने का कंटेंट है वो भी सब सिमिलर मिला। हाँ, लैंग्वेज और उसकी जो स्क्रिप्ट थी अलग अलग भागों में अलग अलग थी, लेकिन वो उसका मैटर और कंटेंट एक जैसा था, लिखवाने वाले का तरीका भी सेम जैसा था। तो उसके बेस पर जो है जेम्स प्रिंसेप जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं कि ये कंटेंट शायद किसी सेम रूलर का रहा होगा, जैसा कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस के को स्टडी करते समय जेम्स प्रिंसेप ने ये टेक्निक यूज़ की थी। तो हिस्टोरियंस जो है या आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं विभिन्न स्क्रिप्ट को कंपेयर करते हैं, लेटर्स को कंपेयर करते हैं और उस तरह से उस स्क्रिप्ट को जो है रीड करने में जो है सक्सेसफुल होते हैं। और दूसरा, जब वो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं तो उनका कंटेंट, स्टाइल और मैटर और ये सारा सब कुछ जो है उसको कंपेयर करते हुए वो फाइंड आउट करते हैं कि वो किसने लिखा है, क्यों लिखवा है, कैसे लिखवा है, उसमें लिखे हुए राजा और वो जो है वो कौन थे। तो इस तरह से कंपैरिजन एक वो टेक्निक थी है जिसके द्वारा हिस्टोरियंस जो है इन इंस्क्रिप्शंस का स्टडी करते हैं। फिर जब कभी किसी इंस्क्रिप्शन को स्टडी किया जाता है तो उसको स्टडी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हिस्टोरियंस को आती है। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसके कुछ रीजन से इंस्क्रिप्शंस को जब स्टडी किया जाता है तो हिस्टोरियंस को उसकी स्टडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि लेटर्स में भी वेरी फेंटली एनग्रेव्ड। बहुत सी बार जो है बहुत सारे लेटर्स जो है बहुत हल्के दिखाई देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से खुदे हुए नहीं होते हैं, फेंटली लाइटली एनग्रेव्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है इंस्क्रिप्शंस में भी डैमेज और लेटर मिसिंग। बहुत सी बार इंस्क्रिप्शन जो टूट फूट जाते हैं क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का पीरियड जब होता है तो उसमें उन पर अटैक्स होते रहते हैं, लोग जो है इंटेंशनली उनको तोड़ फोड़ देते हैं, तो उनके डैमेज हो जाने की वजह से भी उनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सी बार उनके बीच के लेटर्स गायब हो जाते हैं। ठीक है, लोग उनको गायब कर भी देते हैं या फिर गायब हो भी जाते हैं टाइम विथ पासिंग ऑफ टाइम। फिर थर्ड, इट इज़ नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। फिर आज से 1000-2000 साल पहले जो शब्द यूज़ में लिए जाते थे उनका हम आज के हिसाब से अर्थ देखें तो शायद वो कुछ अलग हो सकता है और पहले उसका अर्थ शायद कुछ अलग हो सकता है। तो बहुत सी बार वर्ड के मीनिंग भी विथ पासिंग ऑफ टाइम चेंज हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या रहती है। फिर आता है इंस्क्रिप्शन में नॉट हैव लास्टेड द रेवेजेस ऑफ टाइम। इंस्क्रिप्शन जो है वो बहुत बड़े लंबे समय तक बच नहीं पाते हैं, धीरे धीरे करके इंस्क्रिप्शंस जो है टूटते फूटते खराब होते जाते हैं। दस व्हाट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट इज सिंपली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज रिटन। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में तो बहुत थोड़ा बहुत कुछ ही जो है इतने लंबे समय पीरियड के बाद बच पाता है, बाकी ज़्यादातर टूट फूट के या नष्ट कर दिया जाता है। तो बहुत थोड़ी बहुत जानकारी ही इंस्क्रिप्शन हमें दे पाते हैं क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक बच नहीं पाते। फिर इंस्क्रिप्शंस में नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट आइडिया अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। फिर इंस्क्रिप्शन से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या ये है कि इंस्क्रिप्शंस कभी भी जो है किसी भी लिखने वाले के समय के जो है राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में कंप्लीट आइडिया नहीं दे पाते हैं कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसे थी और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से देश में क्या स्थिति थी। तो इंस्क्रिप्शंस की ये भी एक लिमिटेशंस है। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस आर रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु कमीशन्ड देम। इंस्क्रिप्शंस जो है कभी भी जो है लिखवाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। जिस व्यक्ति कमीशन किया है या जिस व्यक्ति द्वारा वो लिखवाए गए हैं उसकी ही बातों को उसमें लिखा जाता है, न कि उस समय के जो परिस्थितियां हैं या उस समय के जो भी कंडीशंस देश में प्रिवेलिंग होती है वो अभिलेख बताते हैं। तो अभिलेख जो है लिखने वाले के
उद्देश्य के अनुसार जो भी जानकारी है वो हमें देते हैं, न कि उस समय की परिस्थितियों की जानकारी। और लास्ट है द रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस may नॉट बी रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। और उस समय के ग्रामीण क्षेत्र में जो क्या है, कृषि के अंतर्गत क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती थी, किस तरह के काम होते थे, वो सारी जानकारियाँ इंस्क्रिप्शन हमें नहीं दे पाते हैं। तो साधारण लोगों के जीवन के बारे में हमें इससे ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पाती है। तो इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं इतिहास में, लेकिन उनकी भी बहुत सारी कमियां रहती हैं, लिमिटेशंस रहती है, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाते हैं या बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भी हमें दे पाते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। अभिलेखों की जो है कमियां हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर में आए हुए कीवर्ड्स की। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ हो चुकी है। तो अब हम कीवर्ड्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज़ की गई है, जिसमें सबसे पहला है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स ऑन स्टोन, मेटल और पोटरी एट्सेट्रा। इंस्क्रिप्शन या अभिलेख उस किसी भी लेख को कहा जाता है जो किसी पत्थर के ऊपर, किसी धातु की वस्तु के ऊपर या फिर बर्तनों पर लिखा जाता है। फिर दूसरा शब्द जो है दैट इज एपिग्राफी। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अभिलेख शास्त्र जो है अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर है जनपदा। जनपदा मीन्स द लैंड वेयर अ जना, अ पीपुल और क्लैन और अ ट्राइब सेट इट्स फुट्स और सेटल्स। किसी भी एक विशेष जन समुदाय या किसी एक आदिवासी समुदाय जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहता है था, उस समूह को जनपद कहा जाता है। आजकल इसका प्रयोग जो है जिला के लिए किया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज जनपदा, लेकिन पहले ये जो है किसी पीपल, क्लेन और ट्राइब के ग्रुप के सेटल प्लेस को जनपदा कहा जाता था। ओलिगार्की है गण व्यवस्था, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मैन। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जो है समूह शासन व्यवस्था या गण व्यवस्था के लिए ओलिगार्की एक इस तरह की शासन व्यवस्था जिसमें शासन करने की शक्तियां किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित न होकर ग्रुप ऑफ मैन, व्यक्तियों के समूह द्वारा जो है शासन का संचालन किया जाता है, दैट इज ओलिगार्की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड आपको। फिर एक गिरनार इंस्क्रिप्शंस। द इंस्क्रिप्शंस मेंशंस द अचीवमेंट्स ऑफ द शका रूलर रुद्रदामन एंड सुदर्शना लेक। गिरनार जो कि गुजरात के जूनागढ़ जिले के में गिरनार नाम के स्थान पर मिला है। ये वो अभिलेख है जो शक शासक, गुजरात के आसपास के क्षेत्र में शका रूलर रुद्रदामन जो रूल करता था उसके द्वारा किए गए अचीवमेंट्स की जानकारी देता है। साथ ही साथ सुदर्शन लेक का जो उसने रिपेयरमेंट करवाया था, उसकी मरम्मत कराई थी, उसकी भी जानकारी प्रदान करता है। तो ये गिरनार इंस्क्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति इज द लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। भारत के प्रारंभिक भारत का एक कानूनी जो है बुक या कोड्स, बुक्स ऑफ कोड्स एंड बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं, या एक तरह का धर्म शास्त्र या सूत्र है मनुस्मृति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो है इस बुक में आएगा। ये इट इज़ द अर्ली टेक्स्ट ऑफ इंडिया, अर्ली इंडिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो और वर्ड जो इसमें आए हैं, दैट इज़ द हर्षचरिता। हर्षचरिता जो है इस बुक में एक स्रोत के रूप में आया है। इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना द किंग ऑफ कन्नौज, कंपोज बाय द कोर्ट पोइट बाणभट्टा। बाणभट्ट द्वारा सम्राट हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के राजा थे, उनकी जीवनी जो है वो हर्षचरित के नाम से जानी जाती है। यह जीवनी है जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। फिर अग्रहारा लैंड, अग्रहार भूमि। अग्रहार एक टाइप की भूमि होती है। इट इज़ अ लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मणों को दान में दी जाती है। तो ब्राह्मणों में को दान में दी गई भूमि को अग्रहार भूमि कहा जाता है। ही वॉज exempted from tax but had the right to collect tax dues from local people। और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती है उस भूमि का उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ क्या है, वो उन लोगों से टैक्स ले सकता है जो उसकी भूमि का उपयोग करते हैं, आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। फिर आता है वोटिव इंस्क्रिप्शन। वोटिव इंस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द इंस्क्रिप्शंस दैट रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन।
ठीक है, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का रिकॉर्ड रखने वाले जितने भी अभिलेख हैं उन्हें वोटिव इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। फिर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है एक सोर्स है हमारे पास। इट वॉज कंपोज बाय एन एनोनिमस ग्रीक सेलर, एक अनजान या बेनाम एक ग्रीक यात्री या सेलर थे, उनके द्वारा 1st सेंचुरी BCE में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नाम की एक बुक लिखी गई थी। पेरिप्लस का जो मीनिंग ग्रीक में होता है दैट इज सेलिंग अराउंड, मतलब किसी क्षेत्र के चारों तरफ जो है यात्रा करना। एंड एरिथ्रियन मीन्स इट इज़ द नेम ऑफ रेड सी, ग्रीक नेम ऑफ रेड सी, जो लाल सागर है उसके आसपास की यात्रा इस सेलर द्वारा की गई थी और उस यात्रा को उसने रिकॉर्ड किया था। वो बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और इसके द्वारा भारत के उस समय के इतिहास की कुछ जानकारी मिलती है, भारत के व्यापार के बारे में उससे पता लगता है। और लास्ट वर्ड है दैट इज न्यूमिस्मैटिक या मुद्रा शास्त्र, और मुद्रा शास्त्र वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा ये चैप्टर है वो पूरा होता है। सेकंड चैप्टर के ये 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आशा है आप सबको पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आगे के वीडियो में मैं आपको इस 12th क्लास के अगले चैप्टर्स के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग और कोरोना के इस पैंडमिक में हिम्मत रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।